साथियों, जेएनयू पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार शासन प्रशासन की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और जेएनयू दुनिया भर में जिस उर्वर अकादमिक संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है, उससे इतर जेएनयू की एक विवादास्पद छवि गढ़ने का कुत्सित प्रयास हुकूमत द्वारा रचा गया और लगातार इस मंशा के विरुद्ध जेएनयू की तरफ से बहुत सशक्त और बहुत शालीन किस्म का लोकतांत्रिक प्रतिरोध समय समय पर देखने को मिला। पिछले वर्ष आज ही के दिन बहुत क्रूर और कायराना हमला जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचर कम्युनिटी पर किया गया और दुख की बात तो यह है कि जिन मांगों को लेकर छात्र तबका प्रशासन से आग्रह कर रहा था लंबे समय से और वह आंदोलनरत था कि मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जेएनयू में जो लोग पढ़ते हैं वे अलग अलग पृष्ठभूमि से, देश के अलग अलग कोने से आते हैं और आप उन छात्र छात्राओं के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल सकते हैं। मसलन हॉस्टल में यूटिलिटी चार्जेज, सर्विस चार्जेज और इस तरह से बिजली बिल, आपको पानी के लिए, साफ़ सफाई के वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे चार्जेस, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इन सब के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और साबरमती ढाबे पर उस रोज़ एक पब्लिक टॉक भी चल रहा था, जो पहले भी हो रहा था लगातार। और चूँकि 100 मीटर के दायरे में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इस तरह का फरमान काफ़ी पहले से लाद दिया गया और बाद में कोर्ट वगैरह के भी तरफ से इस तरह की बातें हुई, तो लोग वहाँ से दूर साबरमती ढाबे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी बीच पता चलता है कि दिन में कुछ आपस की खींचतान या कह लें कि तू मैं हुई थी दो धड़े के बीच। और वो धड़े, जाहिर सी बात है कि एक वामपंथी, दूसरे दक्षिणपंथी लोग थे। उसमें कांग्रेस के, एनएसयूआई के लोग भी थे और आरजेडी के स्टूडेंट विंग के भी लोग होते थे। तो सब लोग अपने अपने तरीके से विरोध करते थे कि नहीं, ये फ़ी नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इसी बीच नए सेमेस्टर में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दबाव डाला जाने लगा, तो उसमें बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन जाकर जो दक्षिणपंथी धड़े के लोग थे वो सब जाकर करा रहे थे। और जबरन आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते हैं बढ़ी हुई फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बाद में हाई कोर्ट ने भी उसमें राहत दी, स्टे लगाया। तो वहाँ पर उस रोज़ शाम में हम सब लोग इकट्ठे ही थे और सुन रहे थे अपने स्पीकर्स को। ज्यों ही खाने का वक्त हुआ या उसके थोड़ा सा पहले, तो बहुत सारे लोग अपने अपने हॉस्टल की तरफ भी जाने लगे। पता चलता है कि इसी बीच में मेन गेट से नहीं, बल्कि उसके थोड़ी दूर पर जो है, जहाँ से एम्प्लॉयज़ वगैरह का क्वार्टर है उसके अंदर जाते हैं, वहाँ से सरस्वतीपुरम की तरफ से काफ़ी बाहर के लोग चेहरे को ढके हुए आते हैं और वो बहुत ब्रूटली अटैक करते हैं वहाँ पर लोगों के साथ, जो वहाँ एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे लोगों को सर पर चोटें आई, पत्थरबाजी हुई,
साबरमती उधर ताप्ती तक दौड़ा दिया गया। और नर्मदा में कुछ लोग जान छुपा के भागे, कुछ लोग आपको टेफ्ला जो है विद्रोही भवन स्टूडेंट्स यूनियन का ऑफिस उस तरफ, कुछ लोग पेरियार की तरफ, जिसको जहाँ जगह मिली, मतलब बहुत ही हौच पौच की स्थिति, बहुत दहशत का माहौल बना दिया गया। और उसमें बुरी तरह से चोटिल हुए बहुत सारे साथी। और बाद में पता चलता है कि साबरमती ढाबे से होते हुए साबरमती हॉस्टल में जाकर बहुत सारे कमरे को तोड़ दिया गया, शीशे वहाँ पर टूटे हुए से मिले, और लहूलुहान हुए बहुत सारे साथी। और वहाँ जब हम लोग गए, और जब टीचर्स तो यहाँ के इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि वो हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं। ये जो मणिकांचन योग है ये बहुत दुर्लभ है, और यही किसी विश्वविद्यालय की पहचान भी होती है। तो हमारे गाइड भी बटपयाल साहब गए और देखे कि कहीं कुछ परेशानी तो नहीं। इसके पहले ब्रह्मपुत्रा से हम लोग वहाँ से जो भी सीनियर स्टूडेंट्स सब वहाँ रहते हैं पीएचडी के, वो सब वहाँ से एक शांति मार्च वहाँ से निकाल रहे हैं। और अपने शांति मार्च से कहीं ज़्यादा वो जो भी सहमे हुए से, डरे हुए से साथी न महसूस करें, तो इसलिए सब लोग सॉलिडेरिटी में एक दूसरे के साथ खड़े रहें इस संकट की घड़ी में। तो हर हॉस्टल के आगे से जाके सब लोग आए, और उस पूरी घटना को इस रूप में आप देखें कि एक ग्रुप है जिसमें कुछ प्रोफेसर्स हैं, और वो उस ग्रुप में प्लानिंग हो रही है, जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी बनी कि इस होकर नहीं, इस होकर आना है वगैरह वगैरह, आज इसको देखेंगे। तो ये बहुत प्लान्ड वे में अटैक हुआ था ताकि लोग डर जाएं, सहम जाएं। लड़कियां जो हैं उनको और जो लड़के भी हैं उनको उनके पेरेंट्स वापस बुला लें, घर बुला लें। कुछ लोग जाने भी लगे थे। एक लड़का इतना ट्रॉमेटाइज्ड था, वो कर्नाटका का था शायद, साबरमती हॉस्टल में। बाद में उसको हमारे गाइड ने कहा कि तुम जो है अपना सारा सामान लेकर आओ हमारे यहाँ, तुम रहो। उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही थी कि वो इतना डरा हुआ सा। ये कभी जेएनयू में नहीं होता था। ये अपसंस्कृति पिछले कुछ वर्षों में पनपने लगी। बाहर के लोग आकर यहाँ पर गुंडागर्दी करने लगे, बाहर के लोगों को बुलाया जाने लगा। ये जो माहौल बना उस रोज़, उसको साल भर होने को है। लेकिन हमने देखा कि उसके ठीक बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जो है जामिया राजधानी की, वहाँ पर भी लैब में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर जिस तरह से पीटा गया, इस तरह का अगर स्टेट का चेहरा होगा, जहाँ की कंपैशन नहीं होगा, जहाँ करुणा नहीं होगी, तो किस लिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? समाज को क्या उसके सामने मिसाल पेश करने के लिए पढ़ते हैं? जेएनयू जिस जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यह इदारा कायम हुआ, उनका एक मशहूर वाक्य यहाँ पर आप देखेंगे इंस्क्राइब किया हुआ। द यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर द एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ। It stands for the onward march of the human race towards ever higher objectives. तो एडवेंचर ऑफ आइडियाज के लिए जाना जाता है, टॉलरेंस के लिए, रीजन के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए, ट्रूथ के लिए, सत्य की खोज, सत्य की खोज के लिए। और उस विश्वविद्यालय की हालत ये कर दी गई। तो यह विश्वविद्यालय इस रूप में भी दुष्प्रचारित किया गया कि यहाँ तो दीनहीन विचाराधीन के बच्चे पढ़ते हैं, उन पर टैक्स का पैसा खर्च होता है वगैरह वगैरह। यह वेलफेयर स्टेट है। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की फिर संकल्पना ही क्या होगी अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कंप्लीट गलगोटियाइजेशन, लवलियाइजेशन, अमेटियाइजेशन, नाडराइजेशन, अशोकाइजेशन होने लगे। फिर तो आदमी, इस देश के किसान के बच्चे, इस देश के कामगार के बच्चे शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाएंगे। शिक्षा को तो पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाना चाहिए।
एक ऐसे देश में जहां हायर एजुकेशन में रिसर्च प्रोग्राम में दाखिला लेने वालों की संख्या 2 से 3% भी नहीं, और लगातार जेएनयू हो, डीयू हो, उसके कई सेंटर्स हैं जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बनती रही है। जेएनयू को भारत सरकार के नैक द्वारा हर बार शानदार ग्रेडिंग मिलती रही है, लेकिन इसको क्यों लोग नस्त नाबूद करना चाहते हैं? इसलिए कि यह वैचारिक बहस विमर्श, सहमति असहमति के ठौर ठिकाने के लिए जाना जाता है। किसी भी बात को यूं नहीं मान लेना, गलत नीतियां अगर हैं तो उसकी मुखालफत करना। तब की भी हुकूमत थी जब यहीं के प्रेसिडेंट सीताराम येचुरी भारत के प्रधानमंत्री के सामने उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियों के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं और वो सुन रही हैं। यही कैंपस है जहां मनमोहन सिंह जी का भी विरोध हुआ, लेकिन कभी इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने हॉस्टाइल होकर स्टूडेंट कम्युनिटी को डेमोनाइज नहीं किया, उनको टेरराइज नहीं किया। तो कुल मिलाकर जेएनयू को बचाना जमहूरियत को बचाना है, और जेएनयू जैसे तमाम इदारे, चाहे एचसीयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे उस्मानिया हो, चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उत्कल यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, इस तरह के तमाम संस्थानों को बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हर तरह की प्रतिभाएं निकलती हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। बगैर संस्थान के निर्माण के राष्ट्र निर्माण की कल्पना न सिर्फ अधूरी है बल्कि बेमानी भी है। और अभी तो भारत सरकार के बहुत से सचिव जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। भारत सरकार में विदेश मंत्री जो हैं वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। भारत सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। तो फिर इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाना समझ से परे है। और जेएनयू के डिफेंस में देश दुनिया के लोग नोम चॉम्स्की तक खड़े हुए हैं एक वक्त में। तो किसी भी सूरत में किसी भी तरफ से किसी तरह की हिंसा को जायज यथोचित नहीं ठहराया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि वायलेंस की जो मेमोरी है इस देश में, वो बहुत अजीबोगरीब है, बहुत खौफनाक मंजर हमारी नज़रों के आगे परोसता है। और छात्र संघ की बहाली के लिए कई विश्वविद्यालय में आंदोलन हुए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लोग एक दूसरे को लहूलुहान कर देते। और यहाँ पर जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था 18 में, उस वर्ष काउंटिंग के दौरान जिस तरह दहशत का माहौल बनाया गया, जिस तरह से शीशे तोड़े गए एसआईएस के, जो पटना यूनिवर्सिटी के एक साथी राजेश रंजन जी आए हुए थे देखने कि वहाँ किस तरह से चुनाव होता है, उन्होंने कहा कि इसकी हालत तो पटना यूनिवर्सिटी से भी बदतर कर दी गई। हमने जेएनयू के बारे में क्या क्या सुना था। तो ये इम्प्रेशन जानबूझ के दिया जाता है ताकि जेएनयू लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी हो जाए, जिसको ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वो 1-2 दिन में नहीं धड़ाम से नीचे गिरा, जहाँ एक से बढ़कर एक प्रोफेसर हुआ करते थे। ए ठाकुर, हरिवंश राय बच्चन, रघुवती सहाय, फिराक गोरखपुरी, कौन कौन नहीं। और यहाँ तो जेएनयू में ऐसे वाइस चांसलर हुए जो आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के बरक्स हड़ताल पर बैठ के इस तरह से आपस में राब्ता रहा है यहाँ लोगों के बीच, प्रशासक के बीच, छात्र तबके के बीच।
जो डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते कि यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली ए कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, both have to work together for the single purpose of advancing knowledge and disseminating it. If at any time they are distracted from this straight path of pursuing truth for its own sake and get led away, there will be jeopardy to the community of university. तो वही सत्य की खोज में लोग लगे रहते हैं, कुछ बुनियादी सवाल को लेकर रिसर्च करते हैं और उन्हीं 4-5 सवालों के इर्द गिर्द उनका उत्तर ढूंढने में 3-4 वर्ष चले जाते हैं। इतना मुश्किल काम है, इतना अनरोमांटिक काम है, इतना उबाऊ और थकाऊ काम होता है रिसर्च का, और ऊपर से और आप टॉर्चर करेंगे, ऊपर से लाइब्रेरी में जो है डिजिटाइजेशन के नाम पर आप, ऑनलाइन जर्नल के नाम पर आप सब पुराने जो हैं यहाँ पर आर्काइव में रखी हुई चीज़ें, उसको आप नष्ट करते चले जाएंगे। ये बहुत सैड पिक्चर है, और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी में सब्सिडाइज्ड रेट पर जो कुछ मिलता है उसके पीछे हमारे राष्ट्र निर्माताओं की बड़ी सोच रही है कि पैसे के अभाव में किसी की शिक्षा में कहीं कोई बाधा ना आने पाए, और इसलिए राम मनोहर लोहिया जो संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे और देश में कई राज्यों में जो संविध सरकारें बनी 1967 में, वे अक्सर इस बात पर जोर देते थे और कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या भंगी का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। तो हम लोग उसी के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई भी, अपनी लड़ाई भी साथ साथ, और हम समझते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिकूल या परस्पर विरोधी विचार रखने वाले लोग दुश्मन हमारे नहीं होते हैं, उनसे भी आपस में संवाद करके रास्ता निकाला जा सकता है। और अनावश्यक थका देने से छात्र तबके को अगर आप यह समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, तो आप यूँ जानिए कि आप राष्ट्र की पूरी समझ भी जो रख रहे हैं वो बहुत खोखली किस्म की समझ है। राष्ट्र सिर्फ अखबारों की सुर्खियों से नहीं बना करता, इतिहास सिर्फ प्रशस्ति गान से नहीं बनता है, बल्कि इतिहास में बहुत तरह की निष्ठुरता के साथ, बहुत निर्ममता के साथ चीज़ों की व्याख्या होती रही है। और इसलिए जब कभी जेएनयू के इस दौर को, 21वीं सदी के दूसरे दशक को, और दूसरे दशक में भी खास करके उत्तरार्ध को याद किया जाएगा, तो भारी उथल पुथल और सरकार की तरफ से तमाम तरह के टॉर्चर का मुकम्मल जवाब जो छात्र तबके की ओर से मिला है, देश भर में जो जन समर्थन मिला है, उसके लिए भी याद किया जाएगा। लेकिन मूलतः विश्वविद्यालय इन बातों के लिए ही नहीं होता है। विश्वविद्यालय जो नॉलेज बैंक है उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए भी होता है, और असल बुनियादी काम विश्वविद्यालय का वही है, और विश्वविद्यालय की उपलब्धि कुलपति के खाते में जाती है। इसलिए कुलपति की नियुक्ति अलग अलग विश्वविद्यालयों में बहुत स्टैंडर्ड का होना चाहिए, पैरामीटर उसका बार बहुत हाई होना चाहिए। नहीं तो अगर हम किसी विचारधारा के नाम पर अगर सिर्फ ऐसे लोगों को बिठा दें जो सरकार के नियम कानून को हूबहू थोप देने भर और उसकी आज्ञा का पालन करने भर की लॉयल्टी शो करने वाले लोग होंगे, तो विश्वविद्यालय का कल्याण नहीं होगा और विश्वविद्यालय परिसर भी लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में फिर से जेएनयू अपने उसी बौद्धिक, स्वतंत्र बौद्धिक परंपरा के लिए जाना जाएगा जिसकी बुनियाद हमारे पुरखों ने रखी है। यहाँ एक से बढ़कर एक इतिहासकार, एक से बढ़कर एक साहित्यकार, आलोचक सब हुए, चाहे वो बिपिन चंद्रा साहब हों, सतीश चंद्रा साहब हों, नामवर सिंह जी हों,
केदार सिंह जी हों, मैनेजर पांडे जी हों, चाहे वो आपको मुनीश रज़ा हों, बहुत सारे लोग यहाँ से निकले, एक से बढ़कर एक प्रखर विद्वान, बहुत से शोधार्थी जिनकी देश दुनिया में चर्चा होती है। इन सब लोगों के प्रति आज मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर इस विश्वविद्यालय की खूबसूरती को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया।